जय जय शिव शंकर जय जय शिव शंकर पार्वती परमेश्वर पार्वती परमेश्वर जय जय शिव शंकर जय। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का फिर से एक नए एपिसोड में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि संगीत का अटल साथी तबला, इसका प्रयोग संगीत में किस प्रकार होता है। इसके पहले कुछ एपिसोड्स में हमने तबले के बारे में जानकारी ली और तबले की वादन शैली के बारे में भी हमने कुछ चर्चा की थी। आज कुछ गायन प्रकारों के साथ, उपशास्त्रीय संगीत के साथ, ललित संगीत के साथ तबला कैसे बजता है, ये बताने के लिए इस एपिसोड का आयोजन किया है। और इस एपिसोड के लिए हमने आमंत्रित किया है पुणे की एक बहुत ही मशहूर युवा पीढ़ी की गायिका आरती ठाकुर को। आरती ठाकुर महान गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रेय जी की शागिर्द है और बहुत से पुरस्कारों की वो धनी है। बहुत से पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं और बहुत से कार्यक्रमों में अपना गायन पेश करके श्रोताओं से, दर्शकों से उन्होंने वाहवाही हासिल की है। हम स्वागत करते हैं आरती जी आपका भी। नमस्कार। आरती जी के साथ हारमोनियम पर संगति करेंगे महान हारमोनियम वादक पंडित अप्पा साहब जलगांवकर जी के शागिर्द श्री माधव मारने जी। और समीर सूर्यवंशी जी, वो तो हमारे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं, जो कि लगातार पहले एपिसोड से लेकर आज तक और आज के आगे भी हमें तबले के बारे में, तबला शैली के बारे में बताने वाले हैं। तो आज के कार्यक्रम का आरंभ हम करते हैं एक पारंपरिक बंदिश से, जो कि 3 ताल में निबद्ध है और ये राग मुल्तानी की बंदिश है। तो सुनते हैं आरती जी से। पिया
बहुत खूब, बहुत खूब। आरती जी, क्या बात है, बहुत खूब सुनाया मुल्तानी आपने। समीर जी, जैसे कि हमने ये खूबसूरत राग सुना मुल्तानी, उसमें वो बंदिश, ये बंदिश मैं जब भी सुनता हूँ, क्योंकि बहुत पुरानी पारंपरिक बंदिश है और इसे सुनते वक्त बहुत ही आनंद मिलता है। अभी मैं जब सुन रहा था और मैं देख रहा था कि इस बंदिश की संगति आप जब कर रहे थे तबले पर, तो कहीं आपने वजन ज्यादा रखा था, कुछ मात्राओं में वजन आप कम कर रहे थे, या उसमें आप आपका अंदाज एक ऐड कर रहे थे आप। तो ये जो होता है वजन कम करना, ज्यादा करना, ये अपने आप होता है या जानबूझ के किया जाता है? नहीं, देखिए, बंदिश के साथ तबला बजाते वक्त या संगत करते वक्त, यानी कि जो बंदिश की मांग होती है वैसे ही बजाया जाता है। अच्छा। बंदिश में क्या है, कुछ कुछ जगह खास तौर पर जोर देके गाया जाता है, तो वहां जोर देके ही बजाना पड़ता है। यानी कि आप अगर ये देखेंगे तो जहाँ सम है, काल है, वो सब बंदिश भी गाते वक्त नजर आता है कि यहाँ काल है, यहाँ सम बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आपने जैसा कहा कि ये बंदिश की मांग होती है, यानी बंदिश वो ठेका आपसे मांग कर लेता है और अच्छे कलाकार के हाथों से अपने आप बज भी जाता है। अच्छा, हाँ, बजाते समय बिल्कुल, यानी एक सहज क्रिया होती है। सहज क्रिया होती है। तो आपने जो कहा कि ये सहज क्रिया है, तो इसमें फिर ये ताल क्रिया जो है ये कैसे चलते रहती है? देखिए, अभी आपने जो हमने बंदिश सुनी, इसमें 3 ताल बज रहा था, तो ये 3 ताल की मात्राएं 16 है। और आप जो पूछ रहे हैं कि किसी विशिष्ट जगह पर जोर देके बजा रहे, तो वहाँ वो सम है, उसे सम कहते हैं। यानी कि वहां से ही गाना शुरू होता है या बंदिश शुरू होती है और वहां ही खत्म होती है, पुनः वहां से शुरू होती है। और इस क्रिया को आवर्तन कहते हैं। अच्छा, यानी कि सम से लेके सम तक जो क्रिया होती है उसे आवर्तन कहते हैं। और सम जो है ये सिर्फ गाने के साथ ही नहीं, बल्कि किसी भी संगीत में ले लीजिए, सम ये जो बात है ये सबसे अहम है। अच्छा, यानी ये ताल चक्र का खत्म होना और फिर से नए आवर्तन का शुरू होना, ये दिखाने के लिए जो पहली मात्रा होती है ताल चक्र में, तो उसे आप सम कहते हैं। जी हाँ। तो पहली मात्रा पर जोर दिया जाता है और वहीं से नया आवर्तन शुरू होता है। जी हाँ, पहली मात्रा से ही नया आवर्तन शुरू होता है, उसे सम कहते हैं। और उसे जरब भी कहते हैं कि जहाँ बिल्कुल देखिए, धा तिन तिन ता ता धिन धिन दा धा धिन धिन, ये जो बात है सम पे आना और सम से शुरू होना, ये सम जो है ये मान लो कि ताल की पूरी जान सम में है। बिल्कुल, उस सम संगीत की शुरुआत जान भी वहां से है और उसका समाप्ति भी समाप्ति वहां वहीं पे से। है। तो मैं अक्सर देखता हूं कि ये जो पहली मात्रा या जरब या सम आप जो कहते हैं, ये जब इस आवर्तन में आती है तो हमारे श्रोतागण जो होते हैं शास्त्रीय संगीत के या महफिल में बैठे हुए, तो ये अक्सर गाने बजाने के प्रोग्राम में ऐसी सम आने के बाद में एक तो गर्दन हिलाकर उसमें दाद दे देते हैं, या फिर तो वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब कहते हैं। हाँ, सच बात। आप ठीक फरमा रहे हैं कि देखो, मैंने जैसे बताया कि ताल का जो महत्वपूर्ण मात्रा है वो पहली मात्रा है सम। और किसी भी गायक या कोई वादक हो या डांस हो, कुछ भी नृत्य हो या तबला सोलो हो, स्वतंत्र तबला वादन, सम पे आना यानी कि वो क्लाइमैक्स होता है उस वादन का या उस बंदिश का या उस नृत्य का। तो सम पे जब जब आते हैं तो श्रोताओं को एक आनंद लहरी अपने आप उठ जाती है, क्योंकि वो जो सम की जो बात है, मैंने आपको बताया कि तिहाई लेके भी सम पे आया जाता है, तो तिहाई लेने के बाद कोई काल पे नहीं आता है, सम पे आता है, या फिर कहीं और तीसरी मात्रा पर नहीं आता है, तो बिल्कुल सम पे ही आता है। बिल्कुल, सम जो है ये बहुत अहम हिस्सा रखती है ताल में। हाँ, वैसे हम अक्सर देखते हैं कि एक महफिल में तो ऐसी कई बार सम आकर जाती है। हाँ। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूं कि तबला तो बजते रहता है, गाने वाला गाते रहता है, बजाने वाला बजाते रहता है, लेकिन ये सम जो है इसकी तरफ ध्यान कैसे रहता है कलाकार का? बहुत अच्छा सवाल है। सम जो है वो सम को देखकर ही गायक गाता है, सम का अंदाजा लेकर ही वो गाता है। इसीलिए सम आने के बाद आप, जैसे कि आपने मुझे पूछा कि लोग वाह वाह सम पे क्यों कहते हैं, क्योंकि गायक अपने सम बराबर
जो पकड़ के रखा है, तो वो भी अपना एक उसके जहन में होती है। हाँ, जहन में होती है। और वो एक बहुत समीर जी, ये सवाल मेरे दिल में उठने की वजह ये है कि गाने वाला गाते रहता है, तबल जी तो उसकी बाई ओर बैठा हुआ होता है, वो उसकी तरफ देखता तक नहीं, वो सामने देखकर गाता है, लेकिन बिल्कुल सम आने के बाद में सम दे देता है। वही तो बात है ना, मैं वही जो बता रहा हूँ, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गायक तो वहाँ यहाँ सामने बैठ के गाता है, तबले तरफ देखता भी नहीं कभी कभी, लेकिन फिर भी उसको पता चल जाता है। उसके पीछे उसका रियाज तो होता है, लेकिन क्या है, ताल का जो है, ताल में एक ऐसी व्यवस्था है जिससे गायक को या किसी तंतु वादक को ये पता चल जाता है कि सम कब आ रही है, सम आ रही है, ये पता चलता है। इसके लिए ताल में जो व्यवस्था है उसे खाली और भरी कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो खाली की आने की वजह से उसे समझ में आ जाता है कि अब सम कितनी दूर है। तो वो जो अंदाज है, वो जो अंदाज लेके जो गायक अपनी अदाकारी से सम पे आता है, तो अपने आप सामने वाले लोग या श्रोतागण दाद दे देते। क्या बात है। अच्छा, यानी खाली वाली यानी जो खोखली बजती है या हॉलो बजती है, या जिसे एम्प्टी हम कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसी बजती है, खाली, तो वो खाली होती है। और जहां बोल बुलंदी से बजते हैं तो वो सम के बोल है, सम के बोल। तो जहां बोल गूंज के साथ आते हैं तो वो भरे हुए होते हैं, भराव वाले होते हैं, और उसमें से भराव वाले बोल में से ही एक बोल होता है सम का। सच बात है। अभी देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये धा दिन दिन धा दिन दिन, अभी ये का जो विभाग है, ये खाली है, ये खाली का विभाग है। और फिर ये सम आ गई, तो इससे समझ में आ जाता है कि सम कहाँ है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से समीर जी, इसे और समझाने के लिए हम इस ताल का कुछ प्रत्यक्षीकरण देखेंगे, जरूर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, चित्र रूप में जरूर, या ग्राफिक्स के रूप में देखेंगे। जरूर। देखिए मंगेश जी, यह में जो दिख रहा है तीन ताल लिखा हुआ, इसमें जो काल का भाग है वो बीचों बीच आया है, यानी खाली का। तो देखिए, गायक या किसी वादक के लिए, तंतु वादक के लिए या जो डांस के लिए, तो वो समझ जाते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच काल आता है, इसीलिए आधा ताल हो गया, आधा बचा है, ये पता चल जाता है। तीन ताल में ये व्यवस्था है। आप देखेंगे, ये पहला लाइन है, उसमें लिखा है धा धिन धिन धा। दूसरी लाइन है धा धिन धिन धा। तीसरी लाइन है धा तीन तीन धा। और चौथी लाइन है ता धिन धिन धा। बिल्कुल। तो ये तो हमारे सामने, लेकिन इसके ऊपर कुछ मात्राएं लिखी है। देखो, ये पहली मात्रा में लिखा है 1 2 3 4, यानी कि धा धिन धिन धा के ऊपर 1 2 3 4 लिखा है। उसके आगे वाले हिस्से में धा धिन धिन धा, उसके आगे उसके ऊपर लिखा है 5 6 7 8। उसके आगे वाला जो हिस्सा है उसमें लिखा है धा तीन तीन ता, जिसपे मात्रा है 9 10 11 12। ये जो बात है ये काल की है। इसके आगे वाला बात जो है वो है ता धिन धिन दा, इसके ऊपर लिखा है 13 14 15 और 16। ये इसमें देखते हुए आपको एक सवाल आता ही होगा कि ये जो क्रॉस जैसा चिन्ह है पहली मात्रा पर, उसके नीचे कुछ चिन्ह दिए गए हैं। तो ये है सम, इसे सम कहते हैं। अच्छा, जो क्रॉस वाला जो है, ये इसे सम कहते हैं। ये जो बाजू में आपको खड़ी लाइन दिख रही है एक बड़ी, इसे खंड कहते हैं। खंड यानी कि ताल की जो विभागनी है मात्राओं के हिसाब से या उसकी वजन के हिसाब से जो की गई है खंड, वो ये दर्शाती यानी इसमें जो खंड दिखाए गए हैं उससे हमें महसूस ये होता है कि इसके 4 खंड हैं। हाँ, ये तो देख रहे 1 2 3 4 खंड है। ये 4 खंड है, ये तीन ताल में 4 खंड है ये, और 4 4 मात्रा का एक खंड है। अच्छा। ये पहला खंड है, देखो 4 मात्रा का है, दूसरा 4 मात्रा का है, तीसरा 4 मात्रा का है, और चौथा भी 4 मात्रा का है। तो ये कुल मिला के 16 हो गए। 4 4 4 4 4। अच्छा, तो 16 को 4 4 में बांट दिया, उन्होंने 4 खंड बनाए। 4 खंड बना दिए। और इसे पहली जो बात है, इसे सम कहते हैं। अच्छा। अभी जो ताली जो है, ये जो 5वीं मात्रा पे आप दिख रहे हैं, ये 2 का आंकड़ा जो लिखा है धा के नीचे, इसका मतलब यह दूसरी ताली है। अच्छा, तो ये ताली यानी हम जो तालियां बजाते हैं, हाँ, ये जो ताली तो मतलब उसकी ताली है। उसकी ताली, पहली ताली जो है वो पहले मात्रे पर है, लेकिन वहां 1 का आंकड़ा ये लिखा नहीं, क्योंकि वहां सम है, इसीलिए सम का
जो सिंबल है, जो निशानी है वो छोड़ी है वहाँ। और पांचवें मात्रे पर दूसरी दो का जो निशान है, इसका मतलब है कि यहाँ दूसरी ताली है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये जो 9वें मात्रे पर जो आपको जो पूज्य दिख रहा है, गोल दिख रहा है, उसे काल कहते हैं। वही खाली की निशानी है, वो खाली की निशानी 9वें मात्रा पर, वो 9वें मात्रे पर है। और देखिए उसी तरह फिर 13वें मात्रे पर 3 नीचे लिखा है, इसका मतलब है यहाँ तीसरी ताली है। अच्छा। तो पहले मात्रे पर पहली ताली, दूसरी ताली 5वें मात्रे पर है, तीसरी ताली 13वीं मात्रे पर है, और इसका काल जो है वो 9वें मात्रे पर है। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। तो ये जो खाली है, ये खाली की मात्राएं जब शुरू होती है जी, तो तभी मेरे ख्याल से गायक या वादक को यह पता चलता होगा कि अब सम आने वाली सम आने वाली है, या ताल आधा हो गया, आधा बचा है, अभी उसका जो गाने के लिए जो उसको कुछ करना है, अपनी कलाविष्कार, वो सम आने के लिए कर सकता है। बहुत ही सकारात्मक विचार है, पॉजिटिव विचार है कि आधा बचा है, आधा खत्म नहीं हुआ है। हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। तो समीर जी, अब ये तो 3 ताल के बारे में हमने जान लिया। आपने बहुत खूब तरीके से हमें बताया कि 3 ताल की कितनी मात्राएं होती है, कितने खंड होते हैं, खाली कहाँ से शुरू होती है, सम कहाँ पर आती है, और ये चिन्ह भी आपने बताए। अब कुछ और ताल भी हमें सीखने होंगे, देखने होंगे। जरूर जरूर। कि जैसे कि झपताल है, रूपक ताल है। बिल्कुल, झपताल और रूपक है, एक ताल है, काफी ताल है, जिनके बारे में हमने अपने दर्शकों को बताना चाहिए ताकि वो ठीक तरीके से। बिल्कुल। तो ये झपताल जो है, तो इसके क्या बोल है? जिसके बोल है धीन ना धीन धीन ना तेन ना धीन धीन। जरा बजा के बताइए। जी हाँ। वाह वाह। और ये रूपक? अच्छा, ये बोलो को हम जुबानी कैसा कहेंगे? ये जो रूपक है उसे तीन तीन ना धीन ना धीन ना तीन तीन ना धीन ना धीन ना। हमने पिछले एपिसोड में ये सब देखा है, लेकिन इसके बारे में हम जो देखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं श्रोताओं को, मेरे ख्याल से वो ये बात है मंगेश जी कि इसका उपयोग जो है वो उपशास्त्रीय संगीत में कैसे होता है, ज्यादातर या शास्त्रीय संगीत नहीं। में कैसे एक दूसरा सवाल समीर जी, मैं बीच में ही आपको रोकना चाहूंगा। मेरे दिल में ये उठता है सवाल कि जैसे कि सम हमेशा धिन पर आती है सब तालों में, सब ठेकों में, तो ये रूपक में मैं देख रहा हूं कि वो धिन पर नहीं आ रही है। हाँ, ये मतलब कि भरी पर नहीं आ रही है। सम तो हमेशा धा धिन या ऐसे जो जिसमें भरी है वो भरी का मतलब है जहाँ डग्गा बजता है। तो इसमें रूपक एक अपवादात्मक ताल है कि जिसमें सम पे ही काल है या काल पे ही सम है। अच्छा, कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तीन, ये जो बात है अभी हम धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तीन तीन ता ता दिन, ये जो बता रहे इसे काल कहते हैं, लेकिन यहाँ शुरू से ही तीन तीन ना धिन ना धिन ना, ये जो उसका ताली है ये ऐसी है। तो 3 पर ही सम भी और 3 पर ही काल है, लेकिन ये एक ऐसा ही एक ही ताल है कि जिसपे शुरू में ही सम है और शुरू में ही काल है। क्या बात है, बहुत ही अलग ये अपवादात्मक ताल है और बड़ा प्यारा ताल है। क्या बात है। तो इसमें ताली कैसे बजेगी रूपक ताल में? देखिए, तीन तीन ना धिन ना धिन ना तीन तीन ना धिन ना धिन ना। यानी जैसे कि आपने कहा कि इसकी सम और खाली दोनों 3 पे आती है। 3 पे आती है। इसमें धिन पे खाली है ऐसा नहीं है। क्या बात है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये हमारे ताल शास्त्र में। तो ये रूपक की आपने बताई, झपताल में खाली कैसी होती है? जब आमतौर पर देखिए ताल के बीचों बीच वाला हिस्सा जो होता है उसके आगे वाली मात्रा पे काल होती है हमेशा, आमतौर पर। लेकिन कुछ ताल है ऐसे कि जो जैसे आपने बताया मैंने रूपक में कि शुरू में ही काल और शुरू में ही सम है। अब आप देखेंगे कि झपताल की मात्राएं 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10
मात्रा को बीच वाला हिस्सा हो गया, मतलब पांच पांच के पांच वो उसका आधा हिस्सा हो गया। छठे मात्रा पर काल है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धिन्ना धिन धिन्ना तेन्ना धिन धिन्ना, तो 6 पे काल आ गया। बिल्कुल, जरा बजा के बताइए। जी हाँ, ये जो मैं देख रहा हूं कि इसमें खाली की जगह जो है वो सिर्फ एक है। हाँ, एक ही है इसमें। काल जो है छठे मात्रे पर आता है। इसकी विभागनी जो है वो तीन ताल की तरह नहीं है। हाँ हाँ, आइए हम आपको दिखाते हैं अपने बोर्ड पर। देखिए 1 2 यहाँ एक खंड हो गया, बिल्कुल, मतलब धिन्ना। हाँ। और धिन्ना के ऊपर जैसे तीन ताल में लिखा था, इसको ऐसे इसमें भी लिखा है 1 2। हाँ। ये आगे वाला हिस्सा देखिए, धिन धिन्ना, इसका मतलब है 3 4 5 ऊपर लिखा हाँ, है। हाँ। यहाँ दूसरा खंड खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये तीसरा खंड है 3 ना, ऊपर लिखा है 6 7। और आगे वाला बात है, आगे वाली जो बात है वो है 8 9 धिन धिन ना, तो 8 9 10। तो आप देखेंगे इसमें 2 3 2 3 ऐसे 4 खंड है। अच्छा, इसके खंड जो है ये चार 2 और 3 2 और 3 ऐसे ऐसे किए हैं। कुल मिला के, जैसे कि 3 ताल में 4 4 मात्रा के ही खंड थे। हाँ, तो इसमें 2 3 के ऐसे खंड है, 2 3 2 3, यानी धिन ना धिन धिन ना, तीन ना धिन धिन ना। इसमें देखिए ठीक तीन ताल की तरह इसमें लिखा है सम। सम जो है वो सम का निशान जो है, क्रॉस का चिन्ह वो इधर है, या खंड है। फिर यहाँ देखिए धिन ना, तो यहाँ दूसरी ताली है। हाँ। तो यानी कि तीसरे मात्रे पर के नीचे 2 का निशान छोड़ा है, देखिए। बिल्कुल। फिर धिन धिन ना खत्म होने के बाद एक जो आ रही है रेख, उसको हम कहते हैं कि वहां एक खंड हो गया, दूसरा खंड। फिर 3 के नीचे जो आ रहा है गोल, वहां काल है, यानी कि वो छठी मात्रे पर काल है, यानी खाली है। फिर वहां देखिए 3 ना के बाद खंड हो गया। फिर जो आखिरी वाला खंड है, चौथा खंड, उसके शुरू में ही 3 आंकड़ा लिखा है। किसके नीचे? ताली है। हाँ, 8वें के नीचे लिखा है, तो यहाँ तीसरी ताली है। तीसरी ताली और 8 9 10 और यहाँ ये ताल खत्म हो गया। तो देखिए धिन ना धिन धिन ना, तीन ना धिन धिन ना, ये जब ताल हो गया। क्या बात है। तो ग्राफिक के जरिए आपने बहुत खूब समझाया ये तालों के बारे में हमें। और एक बात बताना चाहता हूँ मंगेश जी, ये जो हम देख रहे हैं इस बोर्ड पर, ये जो ताल पद्धति, ये पंडित भातखंडे बुआ जी की है। पंडित पलुस्कर जो महान संगीत तज्ञ हो गए, उनकी भी अपनी एक ताल पद्धति है। ये जो हम देख रहे हैं ये भातखंडे जी की ताल लिपि पद्धति है। बिल्कुल, यानी भातखंडे जी और पलुस्कर जी ने ताल लिखने की लिपि भी बनाई थी और सुर लिखने की लिपि भी बनाई थी। और ये दोनों भी लिपियां हमारे संगीत क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। ये शिक्षण जो है, शिक्षण का जो काम हो, एजुकेशन जो हो रहा है, बच्चों को जो क्लासिकल जो सीख रहे, जितने भी शास्त्रीय संगीत सीख रहे, ये इसी माध्यम से सीख रहे, दोनों लिपियों के माध्यम से। वाह, ये ग्राफिक के जरिए हम जब देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये बातें हमारी समझ में आ रही है अब। जी हाँ। तो ये तो रही ज्ञान की बातें, ये तो समझने समझाने की बातें रही, लेकिन गाने बजाने में इन तालों का प्रयोग कैसा होता है, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि झपताल या रूपक ताल या और भी कुछ ताल है, ये कैसे बजते हैं, ये देखना जरूरी है। तो आज आपसे हम विदा लेते हैं इस जानकारी के साथ कि हम फिर से मिलने वाले हैं कुछ और जानकारी के साथ और कुछ नए तालों के साथ। नमस्कार।